स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट civics. You must have heard the word government mentioned several times. In this chapter you will learn about what a government is and the important role it plays in our life. यानी कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा गवर्नमेंट के बारे में, बट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट होता क्या है और दूसरी चीज़ कि वो हमारी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, और अलग अलग जगह की गवर्नमेंट के बारे में या फिर अलग अलग गवर्नमेंट जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारे अलग अलग पोस्ट हैं जो मतलब जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस आती हैं उस टाइप की है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नाउ एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन, यानी कि हर कंट्री को ज़रूरत है एक गवर्नमेंट की जो क्या करे, जो डिसीजन ले सके। ठीक है, दीज कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल, कोई भी डिसीजन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि रोड्स कहाँ बनानी है, स्कूल कहाँ बनाने हैं, पैसे कैसे कम करने हैं प्याज के, या फिर व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत ही मेजर डिसीजन होते हैं प्लस जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, सारे गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि जैसे कि कोई चीज़ अगर महंगी हो रही है तो उसको सस्ता कैसे करना है, कोई चीज़ अगर सब तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचनी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज़, फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक्शंस लेती है सोशल इशूज़ पे। ठीक है, कई सारे जो भी समस्याएं हैं समाज में, जो भी समस्याएं हैं उन पे वर्क करती है और जिसकी वजह से जो गरीब लोग होते हैं उनकी हेल्प होती है। उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के आसपास की बाउंड्री और उसके आसपास कई नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है बाउंड्री को, प्लस जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन बना के रखती हैं ताकि क्या हो, पीसफुल रिलेशन, ताकि लड़ाई जैसी कंडीशन ना हो। और इन केस अगर लड़ाई हो जाती है तो गवर्नमेंट ही होती है जो क्या करती है, हमें सपोर्ट करती है, हमें बचाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that all its citizens have enough to eat and have good facilities, यानी कि ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जितने भी सिटीजन्स हैं सबके पास खाने के लिए प्रॉपर हो और हेल्थ फैसिलिटीज़ हो। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर लाइक द सुनामी और एन अर्थक्वेक, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एज असिस्टेंट फॉर अफेक्टेड पीपल, यानी कि जब कोई बीमारी होती है या कोई नेचुरल डिजास्टर आता है कि जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, तो गवर्नमेंट ही क्या करती है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करती है हर चीज़ों को, कैसे करना है कैसे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये कोरोना का टाइम चल रहा है हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट वर्क कर रही है अपने लोगों के लिए कि ताकि लोगों को फैसिलिटीज़ मिलें, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट, यानी कि अगर आप कोई किसी से कोई गड़बड़ी हो जाती है या फिर कहीं पे कोई लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है, लोग कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट भी क्या है, गवर्नमेंट का पार्ट है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस, अब हमें ये देखना है कि कैसे गवर्नमेंट ये सब मैनेज कर पाती है, उसके लिए है एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उनके लिए ज़रूरी क्यों है सब मैनेज करना। व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। देखो, अगर गवर्नमेंट नहीं हुई तो लोग किसको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट नहीं है, एक केस इमेजिन करते हैं, तो होगा क्या, सब कोई अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे, और जब सब अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे कोई भी एक सोल्यूशन निकल के नहीं आएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट होती है तो जो उनका ऑर्डर होता है वही सबको मानना पड़ता है। तो यही बोला है कि जब अलग अलग तरह के लोग साथ में रहते हैं या फिर लोग जब एक लाइफ जीते हैं तो उनको एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है ताकि डिसीजंस लिए जा सकें। ठीक है, उसके बाद है कुछ जो इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट का पार्ट हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवेज एंड भारत पेट्रोलियम। ठीक है, नाउ सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, जैसे कि कुछ रूल्स ऐसे बनने ज़रूरी हैं जो सब पे अप्लाई हो सकें, जैसे कि देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर, यानी कि ज़रूरत है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, हमारी जो बाउंड्री है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें ताकि लोगों को सिक्योर फील हो।
Government do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision and implementing these among all the people living in their territory. यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, वो लोगों के बिहाफ पे ये काम करती है, यानी लीडरशिप एक तरह से अपने हाथ में चीज़ें लेना ताकि लोग फॉलो करें, डिसीजंस लेना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ये सब रोल गवर्नमेंट का होता है. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दीज. यानी कि जब आपको पता चल गया है कि गवर्नमेंट इतने सारे काम करती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है इतना सारा काम. द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल. जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग लेवल पे वर्क करती है. लोकल लेवल, द लेवल ऑफ स्टेट एंड द नेशनल लेवल. आप समझ रहे हो, 3 पार्ट पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है. लोकल लेवल, लेवल ऑफ स्टेट एंड द नेशनल लेवल. देखो इतना बड़ा अगर देश है, इतने सारे लोग हैं, तो सिर्फ एक दो पार्टी तो नहीं कर सकती. पार्टी इन द सेंस ये कोई एक ही सिर्फ पर्सन इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता. तो जो गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में, ताकि हर लेवल पे देखा जा सके क्या सही है क्या गलत है और पूरी तरह से कंट्रोल लिया जा सके. तो लोकल लेवल मीन्स, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ दूसरे कलर से. लोकल लेवल का मतलब होता है इन योर विलेज, टाउन और योर लोकेलिटी, ठीक है. उसके बाद स्टेट लेवल यानी कि in which cover an entire state like हरियाणा और असम, एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू एंटायर कंट्री. 3 लेवल की बात हुई है, दोबारा हाईलाइट करूंगी. लोकल लेवल मतलब आपके आसपास की विलेज, अगर आप विलेज में रह रहे हो तो विलेज का, या कोई टाउन या लोकेलिटी. उसके बाद स्टेट लेवल आता है, उसके बाद आता है नेशनल लेवल जो पूरी कंट्री पे होता है. Later in this book you will read about how local level government function, and when you go into the next few classes you will learn about how government function at the state and central level. इस बुक में आप लोग पढ़ोगे कि जो लोकल लेवल होता है उस पर गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, और आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट जैसे लेवल और सेंट्रल लेवल पे कैसे वर्क करती है. ठीक है, ये कुछ मैप दे रखे हैं, उसके बाद बाउंड्रीज दिखा रखी हैं, और ये भी दिखा रहा है कि आसपास कितने सारे, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. ठीक है, उसके बाद इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दिखा रहा है कि किस किस तरह से डिवाइड हो रखे हैं. ठीक है, तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 June 2014 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. Since 31 October 2019, the state of Jammu Kashmir was divided into 2 union territory, Jammu and Kashmir and Ladakh. ये अपडेट डाली हुई है कि 31 अक्टूबर 2019 में क्या हुआ था, जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया. ये मेजर अपडेट है. ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलूँगी, जब भी आप लोग पढ़ते हैं आपकी बुक्स में हो सकता है कुछ चीज़ें अलग हों, क्योंकि आप लोग हो सकता है पुरानी बुक्स यूज़ कर रहे हो. अनटिल अनलेस कुछ अगर ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा आप लोग फोकस करें कि नई बुक लें, क्योंकि उसमें अपडेट चीज़ें मिलती हैं, अपडेटेड चीज़ें, तो आपको नॉलेज रहेगी. ठीक है, क्योंकि पुरानी बुक्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2018 का एडिशन है तो आपको नई चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाएगा. ठीक है, वरना तो वीडियोज़ होती हैं, नेट पर भी अवेलेबल है. NCERT की वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको वहाँ पर सारी बुक मिलेंगी, ई बुक मिल जाती है, एवरीथिंग यू विल गेट देयर. तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. नाउ लॉज एंड द गवर्नमेंट. अब हम पढ़ेंगे लॉ, रूल्स वगैरह जो बनते हैं और गवर्नमेंट के बारे में. द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज. यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज बनाती है, और जो भी इस कंट्री में रह रहे होते हैं उन्हें फॉलो करना होता है. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. यही एक तरीका है कि गवर्नमेंट फंक्शन कर सके. फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट लॉज बनाए और लोग उन्हें फॉलो ना करें तो देयर विल बी नो यूज़ ऑफ लॉज. तो इसीलिए बोला जाता है कि लॉज को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इस डिसीजन. अगर गवर्नमेंट के पास ये हक है कि वो डिसीजन बनाए तो वो अपने डिसीजन को मनवाते भी हैं. ठीक है, जैसे कि देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस. अब एक ये लॉ है कि जितने भी लोग हैं जो भी ड्राइव कर रहे होंगे मोटर व्हीकल या कुछ भी, कार या फिर बाइक, सबके पास एक लाइसेंस होना चाहिए. एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी. कोई ऐसा पर्सन जिसके पास वो प्रॉपर लाइसेंस नहीं है और वो ड्राइव कर रहा है या कर रही है तो उनको जेल हो सकती है या फिर उन्हें फ़ाइन देना पड़ता है. विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट ऑफ मच यूज़. यानी कि अगर ये प्रॉपर लॉ हो तो जो गवर्नमेंट की पावर है डिसीजंस लेने की वो यूज़ की नहीं रहेगी. In addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. यानी कि
देखो, कई एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ले सकती हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टेप्स हैं जो लोग ले सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि एक लॉ फॉलो नहीं हो रहा. इफ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, ही और शी मे अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड. यानी कि अगर कोई पर्सन है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन किसी की कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है तो वो पर्सन, उन्हें पता है कि ये लॉ है लेकिन ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट को तो पता चलना चाहिए, तो इसलिए वो पर्सन कोर्ट में जाके ये बोल सकते हैं कि मुझे इस वजह से जॉब नहीं मिली, तो फिर उसके ऊपर क्या हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है. द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स व्हाट शुड बी डन, और उसके बाद कोर्ट उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ठीक है. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. Who gives the government this power to make decision and enforce laws? यानी गवर्नमेंट को ये पावर कहाँ से मिलती है कि वो डिसीजन ले और लॉज बनाए. द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन द कंट्री. यानी कि डिपेंड करता है इसका आंसर कि कौन पावर देता है गवर्नमेंट को, वो डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सी है या फिर कंट्री पे ही डिपेंड करता है. इन अ डेमोक्रेसी, यानी एक डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज़ द पीपल हु गिव दिस गवर्नमेंट दिस पावर. हम लोग अपना लीडर चूज करते हैं. तो इंडिया जैसी कंट्री है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, तो हम वोट देते हैं, यानी कि लोगों ने मिलके किसी लीडर को चूज किया. दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम. और ये कैसे करते हैं, तरीका भी लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन को अप्रोच करते हैं और इलेक्ट करते हैं. वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, और जब वो उनको चूज कर लेते हैं, वो जीत जाते हैं, वो गवर्नमेंट बना लेते हैं. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अपने एक्शंस को लोगों को समझाना पड़ता है एंड डिसीजंस भी क्या करने पड़ते हैं, डिफेंड करने पड़ते हैं. Another form of government is monarchy. Monarchy क्या होता है? The monarch, king or queen has the power to make decision and run the government. Monarchy में, just a minute, sorry. यहाँ पे क्या होता है, जो किंग और क्वीन होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को रन करें. ठीक है. द मोनार्क मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क. यहाँ पे हाथ में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल उनके पास कुछ लोग होते हैं जिनसे वो डिस्कस कर सकते हैं कि जो वो डिसीजन लेने वाले हैं वो कैसा है, बट एट द एंड डिसीजन लेना उनके हाथ में होता है. अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजन दे टेक. यानी कि जैसे डेमोक्रेसी में होता है, लोगों को समझाना पड़ता है जो भी डिसीजन लेते हैं, किंग एंड क्वींस को ये नहीं करना पड़ता, वो डिसीजन ले लिया तो वो फाइनल है. ठीक है. उसके बाद है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पे लोगों की चलती है. दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल. और ये हमें कैसे मिला है, बहुत स्ट्रगल हुई है जिसके बाद ये चीज़ हमारे हाथ आई है. देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज. और दुनिया में और भी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मेहनत करी है ताकि उन्हें डेमोक्रेसी मिले. You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. यानी कि मेन फीचर अगर मैं बोलूँ डेमोक्रेसी का क्या है कि हम अपना लीडर खुद चूज कर सकते हैं. अनलाइक जहाँ पे मोनार्क हो, जहाँ किंग वगैरह हो, क्वीन वगैरह हो, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती. वहाँ पे उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो टेक ओवर कर लेती है. सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल. लोगों की चलती है. ठीक है. द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल. और मेन आइडिया यही है कि रूल खुद लोग जो होते हैं ना, वो खुद ही रूल करते हैं, यानी उनकी चलती है क्योंकि वो इन डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं. Democratic government in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. अब यहाँ पे क्या हुआ, लोग पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं. ठीक है, इलेक्शन के थ्रू. These representatives meet and make डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेते हैं. These days, a government cannot call itself democratic unless it allow what is known as universal adult franchisee.
यानी कि एक गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकती जब तक वो एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अलाउ ना करे। एंड व्हाट डज दैट मीन? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, यानी कि सारे के सारे सिटीजन्स जो भी उस कंट्री के हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट के हों, कोई भी रिलीजन के हों, ये सब वोट दे सकते हैं। और जब तक कोई कंट्री ये अलाउ नहीं करती, वो अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकती। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन? एक ऐसा भी टाइम था जब गवर्नमेंट गरीबों को और औरतों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देती थी। In their earliest forms, government allowed only men who owned property and were educated to vote. उस टाइम पे क्या होता था, सिर्फ वो लोग वोट कर सकते थे, बेसिकली वो मेन वोट कर पाते थे जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो एजुकेटेड हैं। दिस मेंट दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। तो वहाँ पे कौन कौन, जिस किसको परमिशन नहीं थी, चाहे वो वुमेन हो, गरीब हो, जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो, और जो एजुकेटेड ना हो, किसी को भी परमिशन नहीं होती थी वोट देने की। द कंट्री वॉज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मेन मेड। यानी कि कंट्री चलती थी उन रूल से, उन लोगों से जो कहीं ना कहीं मेन से सराउंडेड थे, मेन पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि सबको परमिशन नहीं होती थी, कुछ ही लोगों को होती थी। इन इंडिया इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले कुछ ही लोगों को परमिशन थी वोट की, ठीक है। दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, वो जो वोट डालते थे उसी से रिजल्ट आता था, जो बाकी लोगों पे भी फॉलो होता था। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसमें से कुछ लोगों ने वोट डाला क्योंकि बाकियों को परमिशन नहीं है, तो फिर वही लोग बाकियों का फेट भी डिसाइड करते थे। Several peoples, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. यानी कि कई लोग जैसे कि गांधी जी, उन्होंने इस चीज़ के बारे में हाईलाइट किया कि बहुत ज़रूरत है कि सारे लोग वोट करें। ऑल एडल्ट्स दे हैव द राइट टू वोट। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और कोई कंट्री अपने आप को तभी ये डेमोक्रेटिक बोल सकती है जब वो ये फॉलो करे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें सारे एडल्ट वोट दे सकते हैं। इसलिए इंडिया में भी बोलते हैं 18 अबव जितने भी हैं वो वोट दे सकते हैं। Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealthy or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. यानी कि बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली गांधी जी ने, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। उन्होंने ये बोला कि मुझे ये समझ नहीं आता, मैं इस आइडिया के साथ रह ही नहीं सकता कि जो इंसान एक्चुअली मेहनत करके पैसा कमा रहा है, या फिर जो सच में जिसको समझ है, जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो वोट नहीं कर पा रहा है और सिर्फ वही वोट कर पा रहा है जिसके पास पैसा है। तो ये चीज़ उनकी समझ में नहीं आई थी, तो इन्होंने लिखा भी था। तो इसके बाद ये आपकी एक एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। उसके बाद एक ये पढ़ लेते हैं हम, एक कॉलम हमारा रह गया था, वोट्स फॉर वुमेन। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर। All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. यानी कि ऐसा कहीं नहीं हुआ कि आराम से सब कुछ मिल गया। हमेशा लोगों को, स्पेशली वुमेन्स को, काफ़ी लड़ाई करनी पड़ी है अपने राइट के लिए, अपने वोटिंग राइट के लिए भी, ठीक है। वो अब हमें मिल रहा है, वी आर प्रिविलेज्ड, बट ये चीज़ें पहले इनके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट हुई हैं। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गेट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी कि जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जो वुमेन थी उनकी स्ट्रगल क्या हो गई थी, उनको काफ़ी मोटिवेशन मिली थी, या फिर उनकी मतलब कहते हैं ना वो चीज़ एकदम पीक पे आ जाना कि अब करना ही है, ठीक है। तो उनको उस टाइम काफ़ी स्ट्रेंथ हुआ था, अंदर से स्ट्रेंथन हुआ था कि अब वोट के लिए लड़ना है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। और इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, जिसमें सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। During the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men work. क्योंकि अब हुआ क्या, उस टाइम पे वॉर के टाइम पे कई औरतों को बुलाया जाता था वो काम करने के लिए जो पहले मेन करते थे। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि कई लोग वॉर पे थे, तो जब मेन वॉर पे थे तो वुमेन को वो काम करना पड़ रहा था। मेनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। उस टाइम पे कई औरतों ने काम ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, मैनेज करना शुरू किया। व्हेन पीपल सॉ दिस दे बिगेन टू वंडर व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन एंड व्हाट दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग। जब लोगों ने देखा, उन्होंने
नोटिस किया कि हम लोगों ने स्टीरियोटाइप्स कैसे बनाए हैं। स्टीरियोटाइप्स के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक इमेज बना लेना कि ऐसी इमेज थी कि औरतें सिर्फ इतना ही कर सकती हैं, लेकिन लोगों को फील होना शुरू हुआ कि जो वुमेन्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग मच मोर। सो वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो ऐसा माना जाने लग गया कि जो औरतें हैं वो भी डिसीजन अच्छे से ले सकती हैं। The suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demand heard, they chained themselves to railings in public places. ठीक है, उसके बाद वोट उन्होंने क्या किया, अपने आप को चेन किया रेलिंग्स में, पब्लिक प्लेसेस में, और उसके बाद कई लोगों को क्या हुआ, इम्प्रिजन भी होना पड़ा, लाइक जेल जाना पड़ा। कई लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए और कई बार उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाता था। American women got the right to vote in 1920s, while women in the UK got vote on the same term as men some years later in 1928. तो UK और इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है अमेरिका का। अमेरिका में 1920 में औरतों को अधिकार मिला और UK में 1928 में औरतों को अधिकार मिला। तो ये लड़ाइयाँ चलती आई हैं। हम लोग अगर आज वोट कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर प्रिविलेज्ड, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई करी है तो वो चीज़ें हमें मिली हैं। तो ये था चैप्टर 3 क्लास 6 सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नीचे एक बेल बटन आइकन है, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको एकदम से पता चल जाए। उसके अलावा मेरे चैनल पे आप अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे क्लास एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक दे दूँगी, तो आपको अलग अलग चैप्टर्स हिस्ट्री के, साइंस के सब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।